स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा's बायोकेम क्लासेस। हम लोग कर रहे थे क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था, वीडियो 1 में हम लोगों ने पढ़ा था ऑल अबाउट मेटल्स, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था और ये मेरा थर्ड वीडियो है। इसमें हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक। इसमें आप लोगों को ज्यादा याद करना ही नहीं है। यदि आपने 9th क्लास के चैप्टर का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कर लिया है, वेल एंड गुड। यदि आपकी आयंस की, आप लोगों को आयंस के बारे में सब कुछ पता है, वेल एंड गुड। नहीं पता है तो आप मेरे 9th क्लास के चैप्टर्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले वीडियोस को देख सकते हैं और आयन का डिटेल आप लोग पता कर सकते हैं। ऐसे में शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को रिवीजन क्लास भी दे दूंगी इस वीडियो में आयंस के बारे में, क्लियर। बट अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मेरे 9th क्लास के उस वीडियो सीरीज को जरूर देखिए, समय मिले। ये सभी के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियोस है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 में मेटल एंड मेटल का नेक्स्ट टॉपिक विच इज केमिकल बॉन्डिंग। क्लियर, व्हाट इज इट इज एग्जैक्टली, और आखिर कोई भी एलिमेंट्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ये सारा आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि क्यों कोई एटम बॉन्ड बनाता है, क्या जरूरत है उसे बॉन्ड बनाने की। क्लियर, पहले ये बॉन्ड है क्या, केमिकल बॉन्डिंग। लेट अस सपोज मैंने यहाँ कोई मॉलिक्यूल लिख दिया। लेट अस सपोज अगर मैंने लिखा H2O, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाटर। अब आप लोग तेज हो गए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लिखने में और समझने में ना। H2O मैंने लिखा, इट मीन्स कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इट मीन्स वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों साथ साथ है। कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता होगा ना जिसकी वजह से ये दोनों साथ साथ है। जैसे आप इस क्लास में तो करीब 30 से 40 बच्चे होते हैं एक क्लास में, बट आपकी दोस्ती किसी एक या दो लोगों के साथ ही होती है। बेस्ट फ्रेंड कोई एक ही अपने जीवन में कहलाता है। तो कहीं ना कहीं कोई बॉन्डिंग तो होती होगी ना, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता होगा ना, जिसकी वजह से आप सिर्फ उसी बच्चे के साथ रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से एक मॉलिक्यूल में जो दो एटम्स या दो से ज्यादा एटम्स साथ साथ रहते हैं, इनके बीच में कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता होगा ना, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं। एंड दिस force of attraction is known as chemical bonding. Clear? It means what is chemical bonding? The chemical bond is nothing but it is the force of attraction by which atoms remain together in one molecule. जो भी एटम्स हैं वो एक मॉलिक्यूल में, लेट अस सपोज यहाँ मैंने वाटर की बात की, अगर मैंने सिर्फ लिखा H2, अगर मैंने सिर्फ लिखा O2, या मैंने लिखा लेट अस सपोज P4 समथिंग। फास्फोरस का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें फास्फोरस के 4 एटम होते हैं। तो चारों एटम के बीच में P, P, P एंड P, चारों के बीच में कहीं ना कहीं कोई बॉन्डिंग, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता होगा, जिसकी वजह से ये चारों एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाए हैं। एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। तो फिलहाल अभी तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये केमिकल बॉन्डिंग है क्या। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कोई भी एटम आखिर केमिकल बॉन्डिंग क्यों करता है। व्हाट इज द नीड ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, क्या जरूरत है। वो सिर्फ एक एटम अकेला भी तो रह सकता है, जरूरत है। ऑल ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड want to be stable. हर किसी को स्टेबिलिटी होनी चाहिए। आज अगर हम लोग पढ़ रहे हैं या लेट अस सपोज सिर्फ पैसा कमाने के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करके भी बहुत लोग स्टेबल हो जाते हैं। मम्मी खाना पका करके भी खुश हो जाती है और खुशी के मामले में वो स्टेबल हो जाती है। तो हर कोई लाइफ में स्टेबल होना चाहता है। आप सभी के लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन आता होगा, आप उसकी तरह बनना चाहते हैं, और जब हम उनकी तरह बन जाते हैं तो फिर हम लोगों को लगता है कि हम लोग स्टेबल हो गए। स्टेबल का मीनिंग वही है, लिटरली मीनिंग जो आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो दुनिया में सारा कुछ स्टेबल होना चाहता है, तो एटम भी तो स्टेबल होना चाहेगा। और इस एटम की स्टेबिलिटी ये होती है कि इसका जो
वैलेंस शेल है, इसका जो वैलेंस शेल है ये कंप्लीटली फुलफिल रहे। देखिए आप लोग धीरे धीरे समझिए, जस्ट लाइक स्टोरी, तो केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। ठीक है, एटम स्टेबल कब होगा? जब इसका वैलेंस शेल फुलफिल हो जाए। इट मीन्स यदि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को रखने की कैपेसिटी 2 है, जैसे हीलियम की होती है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी सिर्फ 2 ही है क्योंकि उसमें सिर्फ के शेल होते हैं, तो ये स्टेबल हो गया। ये हो गया हमारा नोबल गैस। क्लियर? बाकी जो बोर्ड बड़ी ने जो प्रिंसिपल दिया था 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया है कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी मैक्सिमम हो सकती है? ये 8 हो सकती है, 8 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो यानी कि वैलेंस शेल में एक्सेप्ट हाइड्रोजन हीलियम को, इन लोगों को छोड़ के, ठीक है, जिनके पास K एंड L सेल दोनों हैं, क्लियर, या M सेल है, इट डजंट मैटर कि आपके शेल कौन से होते हैं, सिर्फ वो वैलेंस होने चाहिए। मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। एक एटम तभी स्टेबल होता है जब उसके वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो, इट मींस वैलेंस शेल कंप्लीटली फुलफिल्ड हो, उसकी जितनी कैपेसिटी हो उतने इलेक्ट्रॉन हो। अब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को रखने की कैपेसिटी कितनी भी हो, ये तो हम लोगों ने 2n² के फॉर्मूला से निकाला था, बट एक और रूल बोर्स एंड बड़ी ने मिलकर दिया था कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या सिर्फ 8 होनी चाहिए, 8 से ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है। इट मीन्स किसी एटम में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन हीलियम की को मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि इसके पास सिर्फ के शेल है, क्लियर, लेकिन उसके अलावा जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोरीन हो गया एंड सो ऑन, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, तो उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या सिर्फ 8 ही होगी। ठीक है, तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, एक एटम स्टेबल हो जाता है। साथ में मैंने और एक बात कही थी कि हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई ऐसा पर्सन आता है जिसकी तरह हम लोग बनना चाहते हैं। कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई क्रिमिनल भी बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है। तो हम लोग सभी किसी न किसी पर्सन से इंस्पायर्ड होते हैं, क्लियर, और हम जिससे इंस्पायर्ड होते हैं उसकी तरह बनना चाहते हैं, और जब बन जाते हैं तो हम लोग स्टेबल हो जाते हैं, क्लियर, यानी स्टेबिलिटी हम लोग उसे भी कहते हैं। तो कोई भी एटम किसकी तरह बनना चाहेगा, यानी इसके नजदीकी जो एटम है जिससे दुनिया के सारे एटम इंस्पायर्ड है, इसका है नियरेस्ट नोबल गैस। नोबल गैस के बारे में मैं 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, और इट मीन्स यहाँ शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, ऐसे गैस, ऐसे एलिमेंट जिसकी वैलेंसी होती है 0, उसे हम लोग नोबल गैस कहते हैं। तो कोई भी एटम अपने नियरेस्ट यानी उसके नजदीक जो नोबल गैस है उसकी तरह बनना चाहता है, और इस वजह से वो बॉन्ड बनाता है। तो फिलहाल आप लोग इतना समझ गए होंगे कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है, और कोई भी एटम या एलिमेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, बिकॉज दे वांट टू एक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो अपने नजदीकी नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करना चाहता है, और मैं इसे डिटेल में बता रही हूँ, क्लियर ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया सोडियम। आप लोगों ने हाइड्रोजन हीलियम याद कर लिया है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 2 8 1, क्लियर। अब आप लोग हाइड्रोजन हीलियम अगर आप लोग काउंट करते हैं तो सोडियम का जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो है नियॉन, क्लियर, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2 8, क्लियर। तो अब सोडियम को क्या करना होगा, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा, तब देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इसके नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मिल जा रहा है। तो इस वजह से सोडियम क्या करता है,
एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाते हैं, और इस तरह से ये सोडियम आयन बना देता है, और जिसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से मैच कर जाता है। क्लियर? तो इस तरह से एक एटम अपने स्टेबिलिटी को एक्वायर करता है। उसी तरह से मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ बता रही हूँ। दिस इज क्लोरीन, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। इसका जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो है आर्गन। ये है आर्गन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 288। क्लियर? ना अब इसे अपने नजदीकी नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए देखिए क्या करना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो ये क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, +1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। अगर एक इलेक्ट्रॉन कोई लेता है तो उस पे एक निगेटिव चार्ज चढ़ जाता है। ये मैं अपने आयन वाले टॉपिक में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ 9th क्लास में। क्लियर? 288। क्लियर? तो इस तरह से आपका ये नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का भी ले लिया। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अगर आयंस आपका क्लियर नहीं है बच्चे तो आप मेरे 9th क्लास के एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का मैंने वीडियो का सीरीज बनाया है जिसमें 8 वीडियो है, तो आप उसमें आयंस वाले टॉपिक को देख के प्लीज आप उसे एक बार देख लीजिए, देखिएगा, बस आपको याद हो जाएगा। वैसे मैंने बेसिक यहाँ पर दे दिया है ना। अब आखिर कोई भी एटम बॉन्डिंग बनाने के लिए या अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर्ड करने के लिए 3 काम करता है। नंबर 1 इज ये लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, ये अभी हम लोगों ने देखा और डिटेल में भी हम लोग देखेंगे इसे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, देखते जाइए। या ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, ये क्लोरीन के केस में जस्ट अभी हम लोगों ने देखा। एंड थर्ड, आइदर ये लूज करता है या गेन करता है या शेयरिंग करता है, या शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की। तो ये जो शेयरिंग वाला टर्म है, क्लियर, ये आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। फिलहाल इस चैप्टर में आप लोगों को लूजिंग इलेक्ट्रॉन, गेनिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। क्लियर? और अब मैं काफी खूबसूरत डायग्रामेटिकली एग्जाम्स में जो आते हैं क्वेश्चंस, मैं उसे डिस्कस करने जा रही हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। आप एक बार अगर इसे समझ लीजिएगा तो फिर भूलिएगा नहीं, क्योंकि इसमें आपको कहीं भी कुछ भी रटना नहीं है। एक बार समझिए, आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। पहला जो आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को डायग्रामेटिकली, आप लोगों को डायग्राम के द्वारा, ठीक है, डायग्रामेटिकली शो आपको करना है। ठीक है, क्या क्या करना है? जैसे पहला, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन, मैं हर तरह का आपको बता दूंगी। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन यानी एक सोडियम का एटम किस तरह से सोडियम आयन बनाना है। ध्यान दीजिएगा, अगर डायग्रामेटिकली करना है तो आप कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा। दूसरा तरीका मैं बताऊंगी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये दोनों एग्जाम में ऐसे बेसिकली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ज्यादा आता है। क्लियर? लेकिन ये भी आप लोगों को पढ़ना है, 1-2 बार बोर्ड्स में ये पूछा जा चुका है। तो मैं पहले बताने जा रही हूँ कि डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंट करना है कि कैसे सोडियम आयन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? बहुत आसान है, बहुत मजेदार है। सबसे पहले हम लोगों को ड्रॉ करना होगा इसमें सोडियम एटम, और सोडियम एटम को शो करने के लिए एक सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे। इसके अंदर हम लोग सोडियम का सिंबल लिख देंगे। अब ये तो भाई आपका होमवर्क है कि सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, नॉट वैलेंस सॉरी, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, यानी इसमें K शेल है, L शेल है, M शेल है। तो आप लोगों को यहाँ पे 3 शेल बनाने हैं। K मैं इसे इरेज कर देती हूँ, L एंड M, एक्चुअली थोड़ा सा जगह नहीं मिलने के कारण K में 2 इलेक्ट्रॉन, पहला 2 इलेक्ट्रॉन था,
दूसरा 8, 1 2। देखिए आप इस तरह से ही बनाइएगा एग्जाम में, काफी खूबसूरत। ये नहीं कि आठों एक साथ डाल दिए, क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है एंड दे ट्राई टू रिपेल ईच अदर, इसलिए वो जितना दूर हो सके रहते हैं। इसलिए हम लोगों को इस तरह से दिखाना पड़ता है। तो K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन एंड M में आपका 1 इलेक्ट्रॉन। ये आपका डायग्राम शो किया गया किसका? सोडियम एटम का। तो आप इसके नीचे लिख दीजिएगा सोडियम एटम। उसके बाद अभी मैंने बताया कि इसे क्या करना है, और ऐसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 1 हो तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 हो तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कोई दूसरा एलिमेंट, 3 हो तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। चूंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो ये क्या करेगा? -1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यहाँ -1 मैंने शो किया है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। अब जब यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो ये वाला शेल भी हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे। तो सोडियम आयन के लिए हम लोग जो डायग्राम बनाएंगे वो जिसमें सिर्फ 2 शेल होंगे, K, ओके। तो K में तो भाई हमारा 2 इलेक्ट्रॉन था एंड L में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन था, वो बना देंगे। एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ सोडियम आयन। और यदि एग्जाम में आए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन, तो आपको बस ये वाला स्ट्रक्चर वहां पे शो करना होगा। क्लियर? अब एक हम लोगों ने पॉजिटिव आयन के बारे में पढ़ लिया, तो दूसरा मैं आपको एक नेगेटिव आयन के बारे में बताऊंगी। और मेरे नोट्स में तो बहुत सारे दिए हुए हैं, आप लोग उसे देख लीजिएगा अपने सिलेबस, इट मीन्स एस्टन बुक या जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उससे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर यदि कोई डाउट हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो नोट्स दिए ही हुए हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग उस डाउट को पूछ लीजिएगा, ठीक है? मैं क्लियर कर दूंगी। फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन, चूंकि अब भाई इसका तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं पहले भी दे चुकी हूँ। क्लोरीन, इसमें होता है 17 इलेक्ट्रॉन, 2 8 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये अपने आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए ये दीज आर ऑल रफ वर्ड्स, ये आपको नहीं करने हैं एग्जाम में, ये मैं सिर्फ समझा रही हूँ। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है? तो अब बन गया ये क्लोराइड आयन 288। ये आपका बेटा रफ वर्क है जिसके आधार पे आप इसको डायग्रामेटिकली शो कीजिएगा, ठीक है? चलिए अब डायग्राम हमको कैसे बनाना है। एक सर्कल पारा, उस पे क्लोरीन लिख दिया, क्लोरीन का सिंबल लिख दिया, नॉट क्लोरीन। इसमें 3 शेल हैं, इसके पास 3 शेल हैं या 3 ऑर्बिट हैं, आप ऑर्बिट भी कर सकते हैं, शेल भी कर सकते हैं। जिसमें K में 2 है, L में 8 है, ठीक, और M में 7 है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर? ये हो गया हमारा क्लोरीन एटम। अब ये क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन इसने कहीं से ले लिया, तो अब इस पे एक नेगेटिव चार्ज चढ़ेंगे और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब आपको डायग्राम के द्वारा उसे ही रिप्रेजेंट करना है। क्लोरीन 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल एंड आपने जितना भी इलेक्ट्रॉन वहां पे डॉट्स के द्वारा आपको रिप्रेजेंट करना है। 8 हो गया और इसमें भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 and 8 and this is the structure of chloride ion. क्लियर? तो मैंने एक पॉजिटिव आयन के बारे में आपको बता दिया कि कैसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है एंड द सेकंड मैंने एक नेगेटिव आयन के बारे में बता दिया कि कैसे इसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करना है। अगर डायग्रामेटिकली आएगा तो यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एन एटम और आपको इसी तरह से उसे रिप्रेजेंट करना होगा।
आपको बताने जा रही हूँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये भी बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इट मीन्स अगर किसी एटम को रिप्रेजेंट करना हो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में तो सबसे पहले आप उसका सिंबल लिखिए। मैं एक एग्जांपल के द्वारा बताऊंगी ताकि आपका क्लियर हो जाए। यदि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा लेट अस सपोज आपको सोडियम एटम को रिप्रेजेंट करना हो तो आप क्या कीजिएगा, आप पहले सोडियम का सिंबल लिखिएगा, क्लियर, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डॉट, अब हम कहीं भी दे सकते हैं, ठीक, किसी भी डायरेक्शन में हम 1 डॉट दे सकते हैं, अपर साइड में भी दे सकते हैं, लोअर में भी दे सकते हैं, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, कहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि एक ही इसकी संख्या है। आप एक डॉट के द्वारा उसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, ठीक, ध्यान दीजिए। यदि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आया एग्जाम में तो आपको क्या करना होगा, जिस भी एटम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना हो आपको उसका सिंबल लिखना है और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना भी हो, 1 है तो 1, 2 है तो 2, क्लियर, उसे एक डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। आप एक डॉट भी यूज कर सकते हैं और एक स्मॉल क्रॉस भी यूज कर सकते हैं, दोनों किया जाता है, बट इजी पड़ता है डॉट, दैट्स व्हाई मैं कह रही हूं कि ये आप डॉट यूज कीजिए, ठीक है। आप एक छोटा सा क्रॉस भी यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, एक छोटा सा क्रॉस भी हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। तो आपको सिंबल लिखना है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट या स्मॉल क्रॉस से आपको उसे रिप्रेजेंट करना है, क्लियर, यही होगा। लेट अस सपोज जैसे मैं क्लोरीन का कर रही हूँ तो क्लोरीन का मैंने सिंबल लिख दिया 2, 8, 7, तो क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे। तो आपको पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा। ये नहीं कि आप अपने मन से इस तरह से रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है, ये आपका गलत मेथड हो जाएगा। आपको रिप्रेजेंट बिल्कुल इसी प्रकार से खूबसूरत ढंग से करना है, साफ साफ बनाइएगा, एग्जाम में आपके पूरे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब जैसे हम लोगों ने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया था अपने आयंस के फॉर्मेशन को, बिल्कुल उसी तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आयंस को। मैं एक ही एग्जांपल आपको अभी बता रही हूँ, क्लियर, और आप लोग उसी आधार पर प्रैक्टिस कीजिएगा। लेट अस सपोज क्लोराइड आयन कैसे बना, यानी इसके फॉर्मेशन को आपको बताना है कि ये कैसे बना, किसके द्वारा। लास्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा डायग्रामेटिकली, बट इस बार आप लोगों को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा बताना है, क्लियर। तो अब आप पहले क्या कीजिएगा, क्लोरीन एटम का आप इलेक्ट्रॉन डॉट शो कीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये हो गया आपका क्लोरीन एटम। अब ये क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया था, यानी कि +1 इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर ना। इसने गेन किया, जब इसने गेन किया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 7 तो पहले से थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो अब 8 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 7 एंड 8, क्लियर। ये आपका हो गया क्लोराइड आयन। चूंकि अब इस पर एक निगेटिव चार्ज चढ़ जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग इसके निगेटिव चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस पूरे को बॉक्स में लिखेंगे और ऊपर एक माइनस साइन दे देंगे। तो इस तरह से हम लोग आयंस के फॉर्मेशन को डायग्रामेटिकली एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। आप लोगों को अप टू 10th क्लास तक सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड आप लोगों को इस चैप्टर में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, कोवैलेंट बॉन्ड आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में पढ़ना होगा, क्लियर। तो अभी हम लोग आयंस की बात कर रहे थे, आयंस, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, इन दोनों तरह के आयंस की मैंने बात की,
क्लियर। और ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। क्लियर। तो पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है, और जब अट्रैक्शन होगा तो फिर दोनों एक साथ चले आएंगे और इस तरह से दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर। तो ये सारा चीजें हम लोगों को पढ़ना है। तो आखिर आयंस बना, कोई एक एटम बॉन्ड किस तरह से बनाया, या तो वो आयोनिक बॉन्ड बनाता है या तो वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्लियर। तो हम लोग आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल बॉन्ड बिटवीन टू आयंस, बिटवीन टू not only ions, two opposite charged ions, oppositely charged ions के बीच में जब बॉन्ड बनते हैं, यानी एक पॉजिटिव यानी केटायन, दूसरा नेगेटिव यानी एनायन, तो जब केटायन और एनायन के बीच में बॉन्ड बनते हैं तो उसे हम लोग आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि वन एलिमेंट लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, और सेकंड एलिमेंट या जो सेकंड हमारा पॉलीएटॉमिक आयन है, जो भी है सेकंड एलिमेंट, या आप लोगों को एलिमेंट वाला ही अभी पढ़ना है, सेकंड एलिमेंट इसी लूज यानी कि जो इसने लूज किया उसे वो गेन करेगा। तो ये एक एलिमेंट लूज करके कौन सा आयन बनाया, इलेक्ट्रॉन को लूज करके कौन सा आयन बनता है, पॉजिटिव आयन। दूसरे ने क्या किया कि इसी के द्वारा लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद कौन सा आयन बनता है, नेगेटिव आयन। और इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, काफी गहरी दोस्ती हो जाती है, और इसे ही हम लोग कह देते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो ये मैंने अभी थोड़ा सा सिंपल वे में बताया है, जब एग्जांपल्स के साथ मैं बताऊंगी तो आप लोगों का ये और क्लियर हो जाएगा। तो मैं पहले इसे ही एक एग्जांपल लेती हूँ, बताती हूँ, और कैसे उसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं ये भी बताती हूँ। क्लियर। कोवैलेंट बॉन्ड का एक हल्का सा मैं डेफिनेशन आप लोगों को इस चैप्टर में दे दूंगी, ताकि आप लोगों की क्यूरियोसिटी थोड़ी सी कम हो जाए ना। बट आयोनिक बॉन्ड की बात की जा रही है, तो कैसे एक गेन करता है और दूसरा लूज करता है। जैसे लेट अस सपोज मैं बात कर रही हूं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ही फॉर्मूला लिख दे रही हूँ, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो कैसे, चूंकि अभी हम लोगों ने सोडियम आयन कैसे बना, क्लोराइड आयन कैसे बना, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है। तो आखिर ये लोग किस तरह से सोडियम लूज करता है और कैसे क्लोरीन उसको गेन करता है, वो चीज हम लोग अभी पढ़ने जाएंगे। क्लियर। चलिए, अगर आए कि ड्रॉ द फॉर्मेशन ऑफ और रिप्रेजेंट फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही ज्यादा एग्जाम में आते हैं, तो हम लोग उसे उस तरह से पढ़ेंगे। देखिए किस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है, ध्यान से एक बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। आप क्या कीजिए, सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दीजिए। सोडियम ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, क्लोरीन ने क्या किया, उसी इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो अब आप लोगों को एरो बनाना है कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसने इसे दिया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसने इसे दिया, यानी कि इसने लूज किया और उसे किसने एक्सेप्ट किया, क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया। क्लियर। तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया किस तरह से आपको एरो ड्रॉ करने हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। इट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी, और एग्जाम में आ गए तो वाह क्या बात है, याद करने की तो कहीं कोई जरूरत ही नहीं है। क्लियर। अब क्या हुआ, जब सोडियम ने लूज किया तो इस पे कौन से चार्ज चढ़ गए, पॉजिटिव। चलिए तब हम लोग यहाँ पे Na+, और क्लोरीन पे कौन से चार्ज चढ़ गए, मैंने जैसे लिखना आपको क्लोराइड आयन का बताया था, सिर्फ हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही शो करना पड़ता है। क्लियर। ऐसा आप नहीं शो कीजिएगा कि भाई
इसके एक इलेक्ट्रॉन निकल गए तो अंदर वाला ही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। मैम तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने नहीं शो किया। नहीं, ओरिजिनली जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही रिप्रेजेंट किया जाएगा। यदि वो निकल जाता है तो फिर यहाँ कोई भी इंटरनल इलेक्ट्रॉन हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। क्लियर? और यहाँ पर ये बन गया क्लोराइड आयन, एक प्लस एक माइनस, एंड इस तरह से आपका फॉर्मेशन हो गया NaCl। एक्चुअली बोर्ड पे मेरा थोड़ा स्पेस कम जा रहा था इसलिए मैंने नीचे लिखा। आप लोग इस एरो को अपनी कॉपी में राइट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं, अगर या कॉपी में भी नहीं जगह तो आप नीचे लिख सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आप लोगों का NaCl का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। उसी तरह से मैं दूसरा एक एग्जांपल बता दूं ताकि आप लोगों का और क्लियर हो जाए। मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है, इसे इलेक्ट्रॉन डॉट के द्वारा आप बताइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। मैग्नीशियम का सिंबल लिख दिए। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2। देखिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया यहाँ। चूंकि देखिए यहाँ पर 2 क्लोरीन है, ठीक है, तो 2 क्लोरीन है तो दोनों क्लोरीन को हम लोग अलग अलग बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ दोनों क्लोरीन हम लोग अलग अलग बना देंगे। जितना भी मैंने अपने नोट्स में डाला है ना उससे ज्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है। अब ये मैग्नीशियम क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देता है। ठीक है, तो इसने तो दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर लिए और दोनों क्लोरीन ने मैग्नीशियम के द्वारा लूज इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, और इस तरह से मैग्नीशियम ने चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे उस पे +2 चार्ज चढ़ गया। क्लियर? अब ये 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग आगे 2 लगा देंगे और इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और ये क्लोराइड। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि 2 क्लोराइड आयन इसमें है। चूंकि 2 हो गए इट मींस 2 नेगेटिव चार्ज हो गया और इस तरह से हमारा बन गया MgCl2। तो ऐसे हम लोग डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। वैसे ही आप लोगों को कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड ये सारे पढ़ने हैं, वो सारे मैंने अपने नोट्स में डाल दिए हैं। आयोनिक कंपाउंड कैसे बने मैंने उसके बारे में बताया। अब हम लोग पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक, क्लियर? दे ऑल आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। सॉलिड 2 टाइप्स के होते हैं। एक्चुअली ये आप लोगों को +2 में पढ़ना है, एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की खास बात ये होती है कि ये जिस भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के बने रहते हैं वो एक खास जियोमेट्रिकल शेप में रहते हैं। क्लियर? ज्योमेट्रिकल शेप में वो अरेंज रहते हैं, जस्ट लाइक NaCl। चलिए मैं एक हल्का सा डायग्राम आपको बता देती हूँ। सोडियम चूंकि पॉजिटिव आयन है तो इसके चारों तरफ क्लोराइड आयन रहता है कुछ इस प्रकार से। क्लोराइड आयन नेगेटिव चार्ज है तो कुछ इस तरह से इसके चारों तरफ सोडियम आयन रहता है। और जितना भी बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, कितना भी बड़ा हम लोग शेप का NaCl ले लें उसमें सोडियम एंड क्लोरीन यानी कि सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन दोनों अल्टरनेट अरेंज रहते हैं और एक ज्योमेट्रिकल शेप में अरेंज रहते हैं। तो जब एक खास पैटर्न में, एक खास शेप में किसी सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स अरेंज्ड होते हैं वैसे सॉलिड को कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे वो सबके सब क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। क्लियर? तो अब आई थिंक आप लोगों का क्रिस्टलाइन सॉलिड वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। सेकंड, दे ऑल आर सॉल्युबल इन वाटर। इट मींस जब जैसे सोडियम क्लोराइड को, मैग्नीशियम ऑक्साइड को, यानी आयोनिक कंपाउंड यानी वैसे कंपाउंड जो आयन से बने हुए हैं उन्हें हम लोग जब पानी में घोलेंगे तो वो घुल जाएंगे। बट ये इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो कि कार्बन्स कंपाउंड, कार्बनेट्स कंपाउंड ऑफ कार्बन वाले कुछ सॉल्वेंट होते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल बनाती हूँ जिस तरह से बेंजीन, टॉलिन। क्लियर? तो ऐसे
पार्टिकल्स में ये इनसॉल्युबल होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल होंगे, उसमें इनसॉल्युबल रहेंगे। थर्ड पॉइंट इज दे आर ऑलवेज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट इट मींस दे आयोनाइज इन वाटर। डू यू नो आयोनाइजेशन? क्लियर, आप लोगों ने पढ़ लिया है। इलेक्ट्रोलाइट ये आयोनाइज कर लेते हैं अपने आप को, ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाते हैं वाटर में, एंड दैट्स व्हाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं, यानी जब इन्हें पानी में घोला जाता है तो ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाते हैं और वहां पे आयोनिक कंडक्शन होने लगता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों होता है? पहली बात, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लेट अस सपोज हमने एक आइस लिया, ये वाटर के पार्टिकल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अरेंज्ड हैं, हमने इसे हीट देना शुरू किया, ये पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो थोड़ा कम हो गया और ये मेल्ट करके लिक्विड बना दिया। हमने और हीट दिया तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो और थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो और ज्यादा टूट गया और ये काफी दूर दूर चले गया और इस तरह से ये गैस यानी स्टीम बन गया। क्लियर? चूंकि यहाँ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, इनके बीच की बॉन्डिंग काफी होती है, इसलिए हम लोगों को एनर्जी ज्यादा देना पड़ता है ताकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट सके, कम हो सके। क्लियर? इसलिए इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ने के बाद मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगी कोवेलेंट बॉन्ड का, क्योंकि इसका डिटेल आप लोगों को कार्बन कंपाउंड चैप्टर में पढ़ना है। क्लियर? मैंने क्या कहा कि जब बॉन्ड बनाते हैं कोई भी एलिमेंट तो दो तरह से बनाते हैं, आइदर बाय लूजिंग गेनिंग इलेक्ट्रॉन यानी आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं आयंस के द्वारा, इसका डिटेल आप लोग समझ गए हैं, या बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स में क्या है, मैं एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगी। वो लोग शेयर करते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं दूंगी और वो शेयरिंग आप लोगों को बताऊंगी। जस्ट लाइक ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? हीलियम, और जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। ये किसकी तरह बनना चाहता है? हीलियम की तरह बनना चाहता है, बट ये इसको लूज नहीं कर सकता है, क्योंकि लूज करेगा तो फिर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। गेन भी नहीं कर सकता है क्योंकि इसका साइज इतना छोटा है और इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन है। भाई जब एक ही प्रोटॉन है तो कैसे वो दो इलेक्ट्रॉन को बांध सकता है एक एटम के अंदर? तब इस तरह की कंडीशन में एलिमेंट क्या करते हैं? वो लोग शेयरिंग करना शुरू करते हैं। दोनों हाइड्रोजन एटम आया, बोला भाई चल हम लोग क्या करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। चलो भाई ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारे, और बोला कि ले भाई मेरे ये भी इलेक्ट्रॉन तुम्हारे। अब इस कंडीशन में क्या हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का भी हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का भी हो गया, और इस तरह से शेयरिंग के द्वारा दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गया और ये बन गया हमारा बॉन्ड। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसका डिटेल नेक्स्ट चैप्टर में मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्लियर? तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा अबाउट केमिकल बॉन्डिंग और हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं मिलूंगी। वो टॉपिक किसका होगा? इसी चैप्टर का वो टॉपिक होगा। क्लियर?